हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, आंसर राइटिंग इज द ओनली स्किल जिसको एक दिन में मास्टर भी हम कर सकते हैं अगर आपको वो सारा पॉइंट्स पता चल जाए। तो आंसर राइटिंग रिलेटेड मैं बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको स्मार्टली अगर आप फॉलो करते हो, हर एक पॉइंट को, वीडियो लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ाएंगे ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक इसलिए जरूर देखना। डायरेक्टली शुरू करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। सो हियर आई एम विद द स्क्रीन। एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो एंड तक डेफिनेटली देखना या फिर टाइम निकाल के आओ जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो और केयरफुली सुन सको एक एक पॉइंट को, तभी देखना ये वीडियो। आंसर राइटिंग जो सबसे पहला पॉइंट है, यूज द इनिशियल इनिशियल 15 मिनट्स स्मार्टली। इसका मीनिंग समझाता हूँ, एक एक पॉइंट लिखूंगा और उसके बारे में समझाऊंगा कि इसमें क्या ध्यान देना है, क्या इसमें गलत करते हो या फिर कैसे अवॉइड करना है वो मिस्टेक को, सभी चीज। सबसे पहले, या चाहे तो 2x में वीडियो देख लो, आराम से बात करेंगे। लेकिन जो 15 मिनट का टाइम मिलता है ना स्टार्टिंग में आपको, 15 मिनट में आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, देखते जाते हो, क्वेश्चन डिफिकल्टी कैसा है ये सब जज करते हो, बट वो गलत है। कोई भी सही स्टूडेंट जो होता है ना, वो ऐसा नहीं करता है कि वो 15 मिनट में ये जज करने बैठ जाए कौन सा सिलेबस से आया, कौन सा बाहर से आया, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पास होगा, ये सब चीजों के बारे में मत सोचो। जो 15 मिनट का टाइम है, जस्ट यूटिलाइज द टाइम। जो और वाले क्वेश्चंस है, वो और वाले क्वेश्चंस में से आप किसको अटेंड करोगे, और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज, आप एनालाइज करो कौन से सेक्शन से आप पेपर को शुरू करोगे। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मैं सेक्शन डी से शुरू करूंगा, वो फिक्स रहो कि सेक्शन डी से शुरू करोगे। अगर सेक्शन ए से शुरू करोगे तो सेक्शन ए से शुरू करो। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पेपर को शुरू करने वाले हो। वो एक बार क्लियर हो जाए फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से पेपर लिखते जाओ। तो इसीलिए वो 15 मिनट का जो है उसको स्मार्टली यूज करना, मतलब वही एनालाइज करना। अच्छा, उसमें और भी एनालाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने बैठ जाओ। 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, सॉल्व हो भी जाएंगे, आपको उतना टाइम भी जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। बट मैं बोलूंगा सॉल्व क्वेश्चन मत करो, आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन को और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा आपको इजी लगता है और कौन सा डिफिकल्ट लगता है। इजी वर्सेस डिफिकल्ट, ये आप एनालाइज करके स्प्लिट कर सकते हो, इजी वर्सेस डिफिकल्ट। करेक्ट। तो 15 मिनट में ये तो डेफिनेटली कर लेना है एनालाइज करके कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, 10-15 पॉइंट होंगे। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। सारे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। और ये तो लगता होगा कि बहुत बेसिक सा चीज है, सर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कैसे करेंगे। रीड ईच, सॉरी, ईच, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। मतलब आप लोग काफी बार सोचते हो कि हाँ क्वेश्चन तो पूछा है, आंसर करना चालू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है जहाँ पे वो बोला होता है कि नॉट ट्रू। वहां पे क्या लिखना होता है? जो फॉल्स वाले स्टेटमेंट होते हैं वो लिखना होता है, बट आप ट्रू वाले टिक करके आ जाते हो। गलत होता है, फिर आप केयरफुली नहीं पढ़ते हो। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आप ट्रू 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 हमेशा सोच के रखते हो कि क्वेश्चन में ट्रू पूछता है तो वो ट्रू वाला आप टिक करके आ जाते हो। तो नॉट ट्रू या फिर फॉल्स, ऐसे नेगेटिव वाले जो टर्म्स होते हैं ना, वहां पे ध्यान रखना। तो बहुत जगह पे डिफाइन बोलता है तो उसका डेफिनेशन लिखना है, बहुत जगह पे एक्सप्लेन बोलता है तो एक्सप्लेन करना है, और जस्टिफिकेशन पूछा है तो जस्टिफाई करना है आपको। ये सारे टर्म्स को केयरफुली पढ़ना, सोचना, समझना, तब जाके लिखना। डायरेक्टली नहीं कि जो आपको पता है वो लिखना स्टार्ट कर लो, उसको स्ट्रक्चर करके लिखना आना चाहिए। अभी लिखने पे तो आया नहीं हो, शुरू से शुरू कर रहा हूँ। 15 मिनट, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो केयरफुली पढ़ो। क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, कौन सा पूछा है, वो आपको पता है नहीं पता है, सिलेबस में था, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, वो सब क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप रिवाइज करो। और जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो और वाले क्वेश्चंस तो उसी टाइम पे ही सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा ये और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से एक करना है जिसमें मुझे मार्क्स मिलेंगे। दोनों अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट मत करो, टाइम की बहुत कमी है। क्योंकि वैसे भी आप पूरा सिलेबस तो पढ़ के नहीं आए होगे, लिमिटेड पढ़े हो, तो लिमिटेड सिलेबस में भी ये पता करो कि कौन, आइडेंटिफाई करके रीडिंग टाइम और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के ये एनालाइज हो जाएगा। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट।
जो थर्ड पॉइंट है दैट इज फॉलो ए क्लियर फॉर्मेट। फॉलो ए क्लियर फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या होता है, सबका लिखने का तरीका अलग होता है। आप बोर्ड आंसर शीट भी देखोगे, कोई शुरू करता है पीछे से, कोई आगे से, कोई मिडिल सेक्शन में से शुरू करता है। तो आप एक स्ट्रक्चर माइंड में रखना कि जो भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू का आंसर आप डायरेक्टली, सपोज क्वेश्चन 1 है, 1 लिखे और उसका ऑप्शन डी है, इतना लिख लिया। डी के साथ साथ ना आप उसका ऑप्शन भी लिख लो। एक ऑप्शन सी वाला टेक्निक बताया था बहुत पहले, वो मतलब किसी किसी केस में काम करता है, किसी किसी केस में काम नहीं करता। क्या था वो ऑप्शन सी वाला टेक्निक? मतलब ऑप्शन सी आप लिख लो और छोड़ दो एमसीक्यू में। अगर किसी को मार्क्स देना होगा और बाकी वो पूरे ऑप्शन को आप नहीं लिखे हो, बस ऑप्शन सी लिखे हो, ये जो सी है, सी को हम ए बना सकते हैं, ऐसे जोड़ के ए बना सकते हैं। ओके, वही सी को मैं 3 सी लिखता हूँ, ठीक है? ये तो सी है, अगर सी सही होगा तो मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर नहीं है, किसी किसी केस में ऐसा करते हैं, बोला जाता है, तो वही सी ये लिखा है, मैं 3 बार लिखता हूँ। ये सी को ऐसे गोल करके ओवरराइट करके ए कर दिया जाता है, पता नहीं चलेगा। वही सी को यहाँ पे डंडी देके इसको क्लोज कर सकते हैं, बी हो जाएगा। वही सी को ऐसे इस तरफ दे देंगे, डी हो जाएगा। तो सी मैंने लिखा था, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, और सी तो सी है ही, तो उसी को होता है ऐसा ऑप्शन, मतलब बोला जाता है, ठीक है? नॉट मैंडेटरी, नॉट गारंटेड। किसी किसी स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि कोई कोई रीजन में होता है, वो रीजन में वैसे चेकिंग होता है तो स्टूडेंट लोगों को फायदा मिल जाता है, बट हर रीजन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा आप याद रखना, अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए फाइनल कर लो कि 1 से 3 सेंटेंसेस लिखोगे, उससे ज्यादा नहीं लिखोगे सेंटेंसेस। ओके, अगर बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो तो बुलेट पॉइंट में भी वही 1 से 2 बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, दैट्स इट। और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क मतलब उसका दुगना लिखोगे, तो 3 से 5 सेंटेंसेस तक लिखोगे। 2 मार्क्स में उतना तो लिखना पड़ेगा मार्क्स मिलने के लिए। बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो तो बुलेट पे भी वही 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि वैसा होता है कि अगर 4 बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बुलेट पॉइंट लिखा आपने, तो मार्किंग स्कीम जो होता है ना, उसमें रहता है कि हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क। ओके, अगर आपने 3 सही लिखा, पहला, दूसरा और आखिरी, तो आपको 1.5 मिल जाएगा, और एक गलत है तो वो हाफ मार्क बस आपका कट जाएगा, क्योंकि बुलेट पॉइंट वाइज वैसा है। तो बाद में जब राउंड अप होगा और सपोज आप 25.5 में अटक जाते हो, वो 26 हो जाएगा, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। उतना ही तो चाहिए। अगर 24.5 आ रहा है तो अल्टीमेटली राउंड अप होकर 25 हो रहा है, लेकिन 24.5 में आपको मिनिमम उनको और 1 मार्क देना पड़ेगा, तभी जाके 25.5 होगा और 26 होगा। 1 मार्क कहाँ पे देंगे? या तो एमसीक्यू अगर वो ऐसे सेटिंग करते हैं वो कर देंगे, या फिर कहीं पे ऐसे इधर एक हाफ मार्क मिल गया किसी और बुलेट पॉइंट वाले में, और एक हाफ पॉइंट मिल गया, तो वैसे करके आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो आप जनरली नहीं देखोगे कि कोई 24 मार्क्स वाला स्टूडेंट, कोई 25 मार्क्स वाला स्टूडेंट फेल हो रहा है, बट हाँ 3 मार्क अगर डिफरेंस हो जाता है, 4 मार्क डिफरेंस हो जाता है, तो बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है? जो ग्रेस मार्किंग और स्टेप मार्किंग ये सब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ग्रेस मार्क, स्टेप मार्क ऐसे ही होता है, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। करेक्ट। नेक्स्ट, तो क्लियर फॉर्मेट फॉलो करना। 5 मार्क है तो किस हिसाब से लिखोगे माइंड में? इंट्रोडक्शन से शुरू करना, मैं लिख लेता हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं ऐसे। अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है, वो फॉर्मेट फॉलो करना है ऐसे कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना, ओके, इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन पॉइंट्स लिखना, मेन पॉइंट्स, या फिर बॉडी जिसे बोलते हैं, बॉडी लिखना, और बाद में कंक्लूड करना आंसर को। तो मैथ्स का कर रहे हो तो क्या कर लिखोगे? गिवन लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिख के पुट करोगे, एंड बाद में सॉल्व करके फाइनल आंसर कंक्लूड करोगे। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए काम करता है। इंग्लिश लिख रहे हो, मैथ्स लिख रहे हो, फिजिक्स लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, यू शुड राइट इन दिस पैटर्न। करेक्ट। और एक चीज, जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, दैट इज यूज बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स। यूज bullet points and headings
हेडिंग्स देने से क्या होता है, वो एक अट्रैक्शन आता है कि अच्छा, बच्चे को पता है अभी वो यहाँ से ये चीज लिखना शुरू कर रहा है। और बुलेट पॉइंट्स में लिखो, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो कोई भी आंसर, लाइन 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 लाइन, तो किसी को मतलब पढ़ने में, आप खुद सोचो, आप पढ़ते पढ़ते अच्छा ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, कीवर्ड्स जो होता है ना, कीवर्ड्स के बारे में बात करूंगा, वैसे पढ़ पढ़ के मार्क्स देगा, मन करेगा पढ़ेगा, मन करेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप आंसर को प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो कि पहला पॉइंट ये है, या फिर ऐसे नंबर्ड पॉइंट में लिखते हो, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है दीज आर द रीजन, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट है, कितना अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है बता, इसमें ऐसे 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 करके पढ़ेगा, इसमें क्लियरली पता है अच्छा 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिखा है। अब भले वो 2 पॉइंट को एक्सटेंड करके 4 पॉइंट करो, फर्क नहीं पड़ता, तो पता है तुमने एटलीस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश तो की है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के बारे में ये चीज हो गया। और बुलेट पॉइंट्स के अलावा हेडिंग्स भी यूज करो। अब हेडिंग्स में क्या होता है, किसी किसी में आप लिख सकते हो कि आप इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, तो पहले हेडिंग लिख लो, फिर उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स लिख लो, फिर दूसरा टॉपिक लिख लो, उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स लिख लो। कितना नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज लगेगा सोचो। अभी तक आप कैसे लिखते थे, कुछ भी मन किया, कैसे भी मन किया, कहीं से भी शुरू कर लिए, कुछ भी कर लिए, तो एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खुद पहले डिसाइड कर लो। ठीक है, और कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये अभी हमारा 4 पॉइंट हो गया होगा, पांचवा पॉइंट है हाईलाइट। हाईलाइट कीवर्ड्स। की कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करोगे, उसके लिए आप कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो। कैपिटल मतलब कैसे, सपोज मैं किसी चीज का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, तो मैं इंट्रोडक्शन लिख लूंगा, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके बारे में ऐसे 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 पॉइंट्स लिखूंगा, बुलेट पॉइंट्स। फिर मैं लिखूंगा कंक्लूजन, तो उसको कैपिटल कर दूंगा फिर से, CONCLUSION, कंक्लूजन। ऐसा करके कंक्लूड करूंगा। सो इसका पॉइंट क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, that is you are clear about your answer sheet। एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है, आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता है। पता है तो आप क्लियरली लिख रहे हो उसको, एक एक पॉइंट करके, एक एक हेडिंग करके, कैपिटल करके, हाईलाइट करके दिखाना है कि आपको पता है। एक्चुअल में पता है नहीं पता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप दिखा रहे हो कि अच्छा आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, आपको कीवर्ड्स याद हैं। कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है, पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज 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 इंक्लूड डायग्राम्स। अगर आपका बायोलॉजी, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, और मैथ्स में भी कोई कोई क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना सकते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये 2 पॉइंट है, इसके जरिए से लाइन पास कर रहे हैं, इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ पैरेलल है, ये सभी को ना बना दो। डायग्राम बना के दिखाओगे तो फिर एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन अबाउट योर कॉपी। इंक्लूड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, किसी किसी में फ्लो चार्ट्स भी हम बना सकते हैं, या फिर ट्री डायग्राम्स, या फिर टेबल्स, ये सब बना सकते हैं। मैं मैथ्स में बहुत एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो वो क्वेश्चन में था कि कार्ड्स के बारे में था या फिर बॉल्स के बारे में था, तो मैं वहां पे फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक है, ये क्यों क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन में था ये, मतलब क्वेश्चन बैंक मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी में पूछा गया था कि इसमें इजी क्वेश्चंस है और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अब इजी क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, MCQ है और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। डिफिकल्ट में भी MCQ है और इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब इजी MCQ तो यहाँ से नंबर पता चल जाएगा, डिफिकल्ट MCQ यहाँ से नंबर पता चल जाएगा। तो ये एक ट्री डायग्राम आपने बना लिया कि ओके, दिस इज हाउ आई विल सेग्रीगेट द क्वेश्चन। इसमें 200 क्वेश्चन, इसमें 300 क्वेश्चन, इसमें 250, इसमें 350, ऐसा करके कुछ अगर दिया था, तो रिप्रेजेंट इट इन ए गुड वे। अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को मन भी नहीं करेगा ना, आधे मार्क्स दे ही देगा कि एटलीस्ट गिवन को सुंदर वे में रिप्रेजेंट कर दिया है, दिल खुश कर दिया। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोचो
कि कैसे कोई पॉइंट लिख सकते हो, क्या कोई लेबलिंग कर सकते हो, कोई डायग्राम बना सकते हो, या फिर गिवन को ही अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग आप सोच के इसको कर सकते हो। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट हो गया। कमिंग टू सेवेंथ पॉइंट, दैट इज बी प्रिसाइज एंड रेलेवेंट। इसका क्या मीनिंग है सर, समझा दीजिए। बी प्रिसाइज एंड रिलेवेंट का क्लियर कट मीनिंग है आलतू फालतू, आई बुलाओ जालतू, कुछ था ना वो नहीं। आलतू फालतू चीजें ब्लफ मत करो। नो ब्लफिंग। जो चीज नहीं पता है उसको आप बना के लिख रहे हो, कुछ वर्ड यूज कर रहे हो, जो कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं बात कर रहा हूँ ब्लफ की। अगर पूछा है कि व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगल उसका डायरेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आप उसको घुमा फिरा के लिख रहे हो, इट इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज दिस, फिर ऑर्डर का डेफिनेशन बता रहे हो, नहीं भाई वो सब नहीं पूछा है उसमें। आप डायरेक्टली डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन पूछा है। अब कार्ड के बारे में क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं। आप फेस कार्ड मतलब कार्ड हैविंग द फेसेस, ओके बताओ कौन से फेस कार्ड है ना। तो आप वहां पे ब्लफ कर रहे हो, ब्लफ कर रहे हो तो पकड़े जाओगे। और पकड़े गए मतलब आंसर चेकिंग जब हो रहा होगा तब पकड़े जाओगे। वो मार्क नहीं देगा, स्ट्रिक्टली वो काट देगा वहां पे मार्क्स, और फिर आप फंस जाओगे। दूसरे क्वेश्चन में भी उसका माइंडसेट बन जाएगा। एक माइंडसेट होता है बच्चों का, कॉपी चेक करते टाइम जो इन्विजिलेटर मतलब एग्जामिनर होते हैं, वो एक पर्सोना बनाते हैं स्टूडेंट का कि ये ऐसा स्टूडेंट दिख रहा होगा, या फिर इस तरह से उसने पढ़ाई किया होगा, उसको इतना पता होगा, वो सब बना लेते हैं माइंड में। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप ब्लफ करने की कोशिश करोगे, गलत लिखने की कोशिश करोगे, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग गाने का लिरिक्स लिख लेते, सब कुछ अच्छा करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें गाने का लिरिक्स लिख लेंगे, दिमाग खराब होगा वहां पे जो टीचर का जो चेक कर रहा है कॉपी, और मार्क्स काट देगा जिसमें मिल रहे होंगे, फिर आप फेल हो जाओगे। आपको तो पास होना है ना, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कैसे ला पाओगे, विदाउट ब्लफिंग। ब्लफ मत करना प्लीज। सो अननेसेसरी चीजें यहाँ पे अवॉइड करना, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना। सेवेंथ पॉइंट के बाद हम एट्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। अब जैसे आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में आपको पता है कैलकुलस नॉन कैलकुलस है। अब नॉन कैलकुलस में पैरेलल, परपेंडिकुलर, इफ इट इज परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो, फिर ए बार डॉट बी बार इक्वल जीरो, ये सारे टर्म्स है। टर्म्स, फिर गिवन वैल्यूज, और फिर फॉर्मूला, ऐसे आप आते हो। अगर आप लिखोगे दिस लाइन इज दिस, पैरेलल का आपको वर्ड ही नहीं पता, तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करना मार्क्स। बता रहा हूँ कि सर मैंने तो लिखा था, पेपर भर के लिखा था, सॉल्व किया था, मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे। बट अगर आप प्रॉपर लिखे हो टर्म कि ये पैरेलल है, हेंस दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल, तो आप प्रूव कर रहे हो, आप वर्ड्स लिख रहे हो। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में रेस्पेक्टिव वर्ड लिखो कि डिमांड इलास्टिसिटी, या फिर ऑप्टिक्स के टर्म्स यूज कर रहे हो, तो वो टर्म्स, कीवर्ड्स, फ्रेजेस अच्छे से यूज करना। जो फॉर्मूला है वही नोटेशंस, वही वैल्यूज को यूज करना, अपने से कुछ मत करना। कीवर्ड, इसी को ही बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड ढूंढते हैं आपके आंसर शीट में। कीवर्ड अगर आपने सही से लिखा है, आपको सही मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड नहीं लिखा है, मार्क्स एक्सपेक्ट करना भूल जाओ। अगर आप ब्लफ भी कर रहे हो ना, केयरफुली कोई कोई ब्लफ करके मार्क्स मिल जाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो लोग सही वर्ड यूज करते हैं, उनका जो चॉइस ऑफ वर्ड होता है जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, वो कीवर्ड सही से लिखते हैं, आंसर शीट नीट एंड क्लीन रखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, फाइनल आंसर को हाईलाइट भी करते हैं, बॉक्स करते हैं, कैपिटल लेटर्स भी यूज करते हैं, कोई कलर पेंसिल कुछ नहीं, बस इतने मेथोडोलॉजी को फॉलो करके वो पास हो जाते हैं।
तो क्या आप नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो। यही मेथोडोलॉजी या यही स्टेप्स को फॉलो करना है जो बाकी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। करेक्ट। एनसीईआरटी के टर्म्स, एनसीईआरटी के फ्रेजेस, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, तो इसीलिए वर्ड्स और फ्रेजेस जो रहेंगे उसको आपको केयरफुली यूज करना है। ठीक है, 8वां पॉइंट हो गया। अभी शायद हम खत्म होने वाले होंगे पॉइंट्स हमारा। 9th पॉइंट, 9th पॉइंट विल बी keep your handwriting neat, keep your handwriting neat। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा मोतियों के तरह गोल गोल ऐसे बना के लिखो, बैठा के लिखो, आराम से लिखो कि पेपर ही छूट जाए, ऐसा जरूरत नहीं है। बट इतना लिखो कि समझ में आ जाए पढ़ने के लिए और देख के गंदा ना लगे। मतलब स्पीडली लिख रहे हो लेकिन एक प्रॉपर लिखो, ज्यादा कटिंग मत करो, ओवरराइट मत करो, ज्यादा करेक्शंस मत करो। कट करना है तो ऐसे जैसे वी आर गोइंग टू, सॉरी, ऐसे काट दिया, वॉचिंग ए मूवी, ऐसे करके लिख लो तो कटिंग हुआ, पता चला बस एक लाइन। कुछ लोग करते हैं उसी के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, जब तक वो पूरा गायब ना हो जाए पेज से, एकदम भुला ना दे एक्स के तरह, तब तक ऐसे करते रहते हैं। ये नहीं करना है आपको। आपको ये चीज को अवॉइड करना है। आपको क्या करना है? सिंपल, वी आर गोइंग टू, बस एक लाइन लिख लिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, 2 लाइन कर दो, ऐसे ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन। ओके। कुछ लोग उसी को भी मतलब डेकोरेट करके करते हैं, ऐसे गोइंग टू लिखा है, ऐसे 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 ऐसे। अरे क्या तुम ब्रिज बना रहे हो आंसर शीट में? क्या जरूरत है ये सब करने का? गंदा लगता है। आप सोचो, पेन में बार बार एक ही जगह पे ऐसे ऐसे करते जाओगे, कितना गंदा लगेगा। फिर उसको ऐसे 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 सीढ़ी बनाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा आंसर शीट है वो, जितना साफ सुथरा रखोगे उतना अच्छा लगेगा, आपको भी देखने को अच्छा लगेगा। कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? कटिंग में भी ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली ऊपर वाला अच्छा लग रहा है। ये कितना गंदा हो गया आंसर शीट में, यहाँ एक पैच या वहाँ एक पैच, नीचे एक पैच, कितना गंदा लगेगा। और वो वाला तो बहुत कचरा लग रहा था जो हमने ऐसे 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 किया था। ऐसा बिल्कुल मत करना। तो हैंड राइटिंग नीट के साथ साथ ये थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करना। ओके। एंड और एक चीज मैं बता दूं, वो मैं बोनस स्टेप में बताऊंगा, बट हाँ, 9 लिख लिया तो 9.1 का ये टेक्निक है, आंसर राइटिंग में ही ये आता है। मार्जिन बना लो। अगर पेपर में नहीं दिया है तो मार्जिन, रूलर रख के, स्केल रख के आप खींच दो मार्जिन, और इस तरफ रफ करना है तो उसी पेज में रफ करो, पीछे रफ करके कॉपी पेस्ट मत करो। बहुत लोग नंबर गलत सलत कॉपी कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। पीछे से मत करना कॉपी। ठीक है, 9.1 हो गया। अब 10th पॉइंट बात करते हैं। 10th में खत्म नहीं हो रहा है हमारा, 1-2 पॉइंट और लगेंगे। 10th वाला पॉइंट है, दैट इज नो स्लैंग और कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब क्या है कि शॉर्ट फॉर्म या फिर वो वर्ड के शॉर्ट यूज मत करो। डोंट, जैसे कुछ लोग डोंट लिखते हैं, डोंट मत लिखो, आप डू नॉट लिखो। ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, मतलब हिडन फैक्ट है, ये हिडन चीज है। डोंट जनरली प्रेफर मत कर, ना करके आप डू नॉट को प्रेफर करो। ठीक है, वॉन्ट ना करके विल नॉट वैसे करके प्रेफर करो। और जैसे इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो, आपको आदत हो गया हो ना, एस ऐप, एज सुन एज पॉसिबल, ये पता है, बट आप क्या करोगे? एस ऐप लिख लोगे क्योंकि आपको लिखने का आदत है। हाँ, इंग्लिश ही तो है, समझ आ जाएगा। ऐसे टोन को यूज मत करो। जो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी या अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक, जो एकेडमिक टोन है ना, उसको यूज करो। एज सून एज पॉसिबल, कितना टाइम जा रहा है, आप क्या टाइम बचा लोगे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के? ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल आप पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। बी आर बी लिखते हैं, बी आर बी, बी राइट बैक। अरे नहीं, आंसर शीट है, कोई चैट का व्हाट्सएप नहीं, या व्हाट्सएप का चैट नहीं। 11th पॉइंट,
टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड थोड़ा बता देता हूँ। एलोकेट टाइम बाय मार्क्स। देखो किसी भी क्वेश्चन को, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मिनट से ज्यादा सोचने में वेस्ट मत करो। 1 मार्क का भी क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट लगा दिए उसमें तो आगे बढ़ जाओ। 5 मार्क का भी क्वेश्चन है, 5 मिनट आप टाइम दे दिए, बढ़ जाओ भाई। कोशिश करते करते 5 मिनट हो गया। वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन 5 मिनट नहीं लगना चाहिए सोचने में, दैट इज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। बट सॉल्व करने का अगर मैं टाइम बताऊं तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर 1 मार्क आप इंटू 2 कर लो, यानी कि 2 मिनट्स टाइम दोगे। अगर कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आप 2 इंटू 2 4 मिनट्स का टाइम दोगे। ये नोट कर लो आप। 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए आप 3 इंटू 2 6 मिनट्स का टाइम दोगे। अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखने की बात कर रहा हूं मैं, 5 इंटू 2 10 मिनट का टाइम दोगे मैक्सिमम। आइडियली 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, आइडियली 7 मिनट में भी खत्म हो जाना चाहिए, बट हाँ सुंदर से लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन मार्क्स चाहिए। तो आप मोटा मोटी पेपर का भी डिवीजन यही होता है। जैसे आपको टाइम बता दूं, मैथ्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम कितना मिलता है आपको? 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 3 इंटू 60, 180 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। सो 80 मार्क्स के लिए आपको मिले 180 मिनट्स। तो 1 मार्क के लिए कितने मिनट मिलेंगे? 180/80, है ना? 6 3 18, 180/80। कैलकुलेशन करेंगे 180/80, इट विल कम आउट टू बी 2.25 मिनट्स पर मार्क। ओके, 2.25 मिनट्स कितने होते हैं? 2 मिनट 15 सेकेंड्स। तो मैं वो 15 सेकेंड्स को काट देता हूँ। आई ओनली कीप द 2 मिनट्स फैक्टर। तो 1 मार्क के लिए आपको 2 मिनट्स लगे, तो 5 मार्क के लिए कितने लगेंगे? 2 इंटू 5, यानी कि 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स इज द मैक्सिमम, 8 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। वैसे में अगर 15-15 सेकेंड्स आप बचा भी रहे हो और 80 मार्क्स के लिए बचा रहे हो, तो कितने सेकेंड्स बचा रहे हो? वैसे सेकंड लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, 1200 सेकेंड आप बचा लोगे। सॉरी, हाँ, 80 मार्क्स के लिए 1200 सेकेंड, 1 मार्क्स के लिए 15 सेकेंड बचा रहे हो। सो 1200 सेकेंड डिवाइडेड बाय मैं 60 करता हूँ, तो 20 मिनट बच जाएगा आपका। वो 15-15 सेकेंड्स बचा के, क्योंकि आप बहुत जल्दी भी खत्म कर लोगे। तो 20 से 30 मिनट किसी भी स्टूडेंट का बच जाएगा अगर वो पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करता है सही से। और वो जो 20 to 30 मिनट्स रहेंगे, वो पॉइंट नंबर 12 मैं कवर करता हूँ। पॉइंट नंबर 12 की रिव्यू, रिव्यू और रिवाइज योर फाइनल आंसर्स। जब एक बार लिख लोगे ना, फाइनल जो 20 से 30 मिनट होंगे वो रिव्यू या रिवाइज करने में यूटिलाइज करना। क्योंकि फाइनल आंसर्स जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप श्योर नहीं हो पाओगे कि अच्छा आपने सही से दिया, अपना एफर्ट, अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया, या फिर कुछ और रीचेक हो सकता था, या फिर प्लस माइनस में कुछ गलती हो गया। मुझे याद है, मुझे टाइम नहीं मिला था अपने बोर्ड्स में, मैथ्स में मैं 95 मार्क्स ले आया था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अच्छे से तैयारी भी किया था, बट फिर भी 100 में से, तभी 100 मार्क्स के रिटर्न पेपर होते थे, इंटरनल वगैरह कुछ नहीं, तो 90 मार्क्स का पेपर मैंने दिया था। सॉरी, 100 मार्क्स का पेपर दिया, 95 मार्क्स आ गए। 95 में से ये 97 भी हो सकते थे। एक छोटा छोटा मैंने मिस्टेक क्या किया पता है? वहां पे दिया था A=2, B=5, और A*B का ऑपरेशन था, वो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन था, मुझे अभी तक याद है। क्वेश्चन नंबर 4 था वो, फर्स्ट पेज के नीचे ही मैंने लिखा था उसका आंसर। अब उसमें था A*B था। ओके, नहीं, ये था A+B ऑपरेशन था। मैंने 2 लिखा, मेरे माइंड में आ गया 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10। मैंने इधर +5 लिखा है और आंसर 2 5 10 में लिख के आ गया हूँ, जबकि ये 7 होता। प्लस ऑपरेशन है, इतना सिंपल, इतना सिली मिस्टेक। क्या मैं ये नहीं देख सकता था? मैं थोड़ा सा और प्रॉपरली अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करता, फाइनली प्लान करके पेपर को लिखता, तो मेरा ये मिस्टेक नहीं होता, 1 मार्क और बढ़ जाता, 6 मार्क्स हो जाता, मतलब सॉरी 96 हो जाता, 1 मार्क्स ऐड होके। वैसे ही एक और सिली मिस्टेक था जिसमें कुछ डिवाइड करना था या कुछ था, वही प्लस माइनस में ही मिस्टेक होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग ऐसे होते हैं, मतलब जो आपके पोर्शन में लिखा है वो आपको मार्क्स मिल जाएगा,
बट आप छोटे छोटे गलतियों को करके वो मार्क्स गवा देते हो। तो प्लीज ये मिस्टेक को अवॉइड करना। जो सिली मिस्टेक होता है ये गलत है, ये सही है। एंड 13th में एंड कर देते हैं। अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर उसका गिवन भी लिखना है, गिवन लिख लो। रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आपको पता है। तो आप जितना एफर्ट दोगे, अगर हो सकता है स्टेप मार्किंग से कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, बट पेपर खाली ही रहेगा, कुछ होगा नहीं उसमें मार्क्स देने के लिए। तो कहाँ पे, किस बेसिस में वो आपको मार्क्स देंगे बताओ। तो पेपर में होना चाहिए आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर करेक्टनेस के लिए लास्ट में रिवाइज कर सकते हो, और बाकी सभी पेपर को अटेम्प्ट करो। ये बहुत बढ़िया सेशन रहा आप सभी के साथ, 30 मिनट्स का टाइम स्पेंड करके। एंड आप इसी को फॉलो करना, क्विकली रिवाइज कर लें, तो फिर इनिशियल 15 मिनट्स को स्मार्टली यूज करना आप, जहाँ पे आप पता कर लो और के कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट ईजी वाले कौन क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना कि और पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना कि आप एमसीक्यू के लिए ऑप्शन लिख रहे हो कैसे, और 1 मार्क 2 मार्क के लिए कितने सेंटेंसेस लिख रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिख रहे हो। एंड ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स फॉर क्लियर डिफरेंशिएशन इन योर मार्क्स और इन योर आंसर्स। देन हाईलाइट द कीवर्ड, कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कीवर्ड को हाईलाइट करो कैपिटल लेटर से या फिर बॉक्स बना के। फाइनल आंसर को भी वैसे ही बॉक्स बना के हाईलाइट कर लेना। इंक्लूड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टेबल्स, मैंने एग्जांपल देके बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस में आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को यूज कर सकते हो, तो वो डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स बनाना। बी प्रिसाइज एंड रिलेवेंट, कोई भी ब्लफिंग मत करना, अननेसेसरी चीजें मत लिखना। जो पूछा है वो लिखना, आता है तो लिखो, नहीं आता है तो छोड़ दो। यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, जिसको कीवर्ड बोलते हैं। एनसीईआरटी से जो वर्ड की फ्रेज पढ़े हो उसको ही यूज करना। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन करना, कटिंग ज्यादा मत करना, 1 लाइन से 2 लाइन से कटिंग करना, ऐसे कचरा करके कटिंग मत करना। मार्जिन आराम से छोड़ देना, रफ भी उसी पेज में करना आराम से लाइन खींच के। नो स्लैंग और कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स या फिर ऐसे शॉर्ट करके मत लिखना, पूरे जो एकेडमिक टोन होते हैं उसी को मेंटेन करके लिखना। टाइम एलोकेट करना मार्क वाइज मैंने बता दिया। 1 मार्क का क्वेश्चन है 2 मिनट, 2 मार्क का क्वेश्चन है 4 मिनट, 3 मार्क का क्वेश्चन है 6 मिनट, 5 मार्क का क्वेश्चन है 10 मिनट, और 80 मार्क्स का पेपर है तो ऐसा ऐसा टाइम एलोकेट होता है। 70 मार्क्स का पेपर है तो थोड़ा और टाइम मिल जाता है आपको। ओके, so that is the way you should divide your time. Then review और revise और final answers एक बार लिख लेते हो तो उसको final मत समझना। जो final के जो 10-15 मिनट या 20 मिनट आपके बच जाएंगे, वो टाइम में आप रिवाइज कर लेना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक से, ग्रामेटिकल मिस्टेक से, जो भी है, और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है, तो आपके फेवर में ही मिलेगा जो भी रहेगा। सो ये था आंसर राइटिंग का पूरा सेशन। बहुत लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। आई होप आप ये वीडियो देखोगे एंड तक। अभी तक देखे हो तो कमेंट में इतना लिख लो, आई विल डेफिनेटली पास। बहुत कम लोग देखते हैं लास्ट तक, आप देखे हो, आपको चाहिए था ये वीडियो, तो कमेंट में लिख लो आई विल डेफिनेटली पास। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अपने अंदर, दूसरों को भी ऑल द बेस्ट लिख लो। सो दैट्स ऑल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।